साथियों, समुद्र कभी रास्ता नहीं बदलता। नदियाँ गहरी उथली होती रहती हैं, पहाड़ बनते हैं, बिखरते हैं। धरती के नक्शे पर देश की रेखाएं, सीमाएं भी बदलती हैं, पर किसी भी साम्राज्य का उत्थान या पतन बहुत ही चुनी हुई नियमावली में होता है। मौर्य काल से आज तक, जबकि भारत जम्बूद्वीप, आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा जाता था। मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा सम्राट अशोक हुए। उन्हें ईसा पूर्व 4वीं सदी का माना जाता है। मौर्य वंश का पतन अंतिम शासक बृहद्रथ के शासनकाल में हुआ। उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सैन्य परेड के दौरान उनकी हत्या कर दी और शंगु वंश की स्थापना हुई। प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिषीय शोधों के आधार पर उनकी कुंडली में सबसे कमज़ोर ग्रह बुध था, जो मीन राशि में था, यानी नीच का भी था। उनके शासन काल में सम्राट अशोक के बाद के सभी राजा अयोग्य और कमज़ोर थे, जो इतने विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं सके। बौद्ध धर्म अपनाने और युद्ध त्यागने के कारण सम्राट अशोक की सेना और उनका राजकोष कम होता गया। केंद्रीय नियंत्रण में कमी आई, जिससे तमाम दूर दराज के अन्य प्रांतों के राजाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। उनका साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक रहा। क्षेत्रफल लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ। पूरी पृथ्वी के कुल जमीनी हिस्से का 3.71% हिस्सा, जिसमें आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और ईरान का कुछ हिस्सा भी शामिल था। इसी मौर्य काल में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका रखा, जिससे पश्चिमी दुनिया में इस क्षेत्र को इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। कहने का तात्पर्य है, बुद्ध यानी तर्क शक्ति और मन। इतना बड़ा साम्राज्य बनाने के बाद मीन राशि में बुद्ध होने से उनकी बुद्धि ने वो राजाओं वाली तर्कशीलता को छोड़ दिया। इसके बाद 4वीं से 6वीं शताब्दी में
जिसको भारत का स्वर्ण युग कहा गया, गुप्त साम्राज्य आया, जिसमें विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। महाकवि कालिदास, वराह मिहिर, खगोल शास्त्री और धन्वंतरी वैद्य हुए। चांदी के सिक्के जारी करने वाले वे पहले गुप्त वंश के शासक थे। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक किया। उन्होंने स्वयं भी एक लंबा जीवन जिया और उसके बाद उनके पुत्र कुमार गुप्त के काल में 40 वर्षों तक शांति और समृद्धि बनी रही। पिता की ही तरह उन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की, यानी उन्होंने अपनी तर्क शक्ति को अपने पिता के समान ही सम्यक रखा और बुद्ध से संबंधित समस्त प्रकार का वैभव उनसे जुड़ा रहा। कुमारगुप्त प्रथम का इतिहास में सबसे बड़ा योगदान था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। इसी वंश के समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। इस वंश का आरंभ चाणक्य यानी विष्णुगुप्त की सोच या बुद्धि का ही परिणाम था और अंतिम शासक भी विष्णुगुप्त मौर्य ही हुए। अपनी योग्यता के कारण अपना साम्राज्य संपूर्ण भारत की जगह सिर्फ मगध तक सिमटकर रह गया। इसे योग्यता नहीं, अयोग्यता कहना ज़्यादा उचित होगा। किसी भी राजा के लिए मजबूत शरीर यानी लग्न, मजबूत बुद्धि और प्रसिद्धि तथा राजयोग होना आवश्यक है। चाणक्य उनके गुरु थे, उनका गुरु बलि था। सोच उनकी थी पर उसे करना सम्राट ने ही था। विष्णुगुप्त ने ही उस राज्य को खत्म किया और सब जानते हैं चाणक्य का दूसरा नाम भी, जन्म का नाम भी यही था। बाद में वो चाणक्य कहलाए। अतः किसी भी राज्य को चलाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, लग्न, बुद्धि, यश, कीर्ति और एक राजयोग का होना आवश्यक है। और पतन के लिए व्यसन, अपनों द्वारा गद्दारी, जीवन में गलत बाहरी स्त्री और क्रोध तथा अहंकार कारण बनते हैं। अभी तक हम बुद्धि की बात कर रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं और अपनों की गद्दारी की बात अब करने जा रहे हैं। जयचंद ने क्या किया था, कब किया था, जो भी है, पर कहावतों में जब भी गद्दारों का नाम लिया जाता है, सांकेतिक रूप से जयचंद कहा जा रहा होता है। गुप्त वंश के बाद 7वीं सदी में फिर से वर्धन साम्राज्य आया। महान सम्राट हर्षवर्धन का, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को भारी मात्रा में दान देकर उसका संरक्षण किया, जिससे वह विद्यालय दर्शन और वैश्विक शिक्षा का केंद्र बना रहा। राजा का कोई वारिस न होने के कारण उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उनके मंत्री ने
उनकी सत्ता पर जबरन कब्जा कर लिया और वो शासन लगभग वहीं समाप्त हो गया। कि कहानी खिसकती धीरे धीरे तुगलक वंश तक पहुंची, जिसके पहले राजा पिता एकदास, माता जाट पंजाबी से उत्पन्न हुए। ये बात है 8वीं सदी की। दिल्ली अभी दूर है, वहीं से ये कहावत शुरू हुई। एक उदारवादी सोच के व्यक्ति थे वो राजा। फरवरी 1325 में एक रहस्यमयी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। कुछ का मानना है कि वो मृत्यु का षड्यंत्र उनके अपने पुत्र ने ही रचा था। अक्सर कमजोर शासक ऐसा ही करते हैं सत्ता के लालच में, क्योंकि सत्ता का मद और सत्ता का लालच अतिरेक में अच्छा नहीं माना जाता है। उसके बाद आए सैयद वंश के खिज्र खान। कभी खुद को सुल्तान या शाह उन्होंने घोषित नहीं किया। खुद को रयते आला यानी सम्मानित प्रजा का अधीनस्थ वो कहा करते थे। जन्म एक अच्छे राजा की अयोग्य और निस्तेज संतान के कारण दिल्ली सुकड़ गई और व्यंग कसा गया। दिल्ली से पालम तक दिल्ली रह गई। इसी समय पहले अफगानी ने वहाँ कब्जा किया। एक वजीर की गद्दारी के बाद और एक बार फिर हिंदुस्तान के छोटे से टुकड़े ने ही सही एक अच्छा राजा खो दिया। उसके बाद लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के कठोर और अहंकारी स्वभाव के कारण उनके दरबार के कभी अमीर सरदार और दरबारी उनसे नाराज थे। पंजाब के तत्कालीन गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम के चाचा आलम खान ने काबुल के शासक बाबर को मदद के लिए भारत बुलाया। बाबर आया और मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई। इस तरह बहुत छोटे छोटे काल के लिए ये पिछले तीनों वंश आए और विलुप्त हो गए और एक अपने की गद्दारी या अपने से ज़्यादा बाहर के व्यक्ति को महत्व देने के कारण मुगल सल्तनत ने हिंदुस्तान में पहला कदम रखा। गौरी और जयचंद के बीच की कहानी यानी मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच की कहानी अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में 400 वर्ष बाद लिखी। ये उसकी एक लीपा पोती भी हो सकती थी या हो सकती है, या उसकी चाटुकारिता भी कही जा सकती है। मुगल काल में वो अपनी पहचान एक बहुत अच्छे दरबारी के रूप में नहीं बना पाए। बिना ऐतिहासिक तथ्यों ने 400 वर्ष बाद इस कहानी को गढ़ा और जयचंद एक कहावत के रूप में आज तक प्रसिद्ध हैं। जयचंद को बिना किसी ठोस साक्ष्य के गद्दार मान लिया गया, जबकि वो अपने समय के सबसे शक्तिशाली और वीर शासक थे। ये भी एक
धोखा ही था जो लोक कथाओं में या एक किताब के द्वारा समाज को परोसा गया। पृथ्वीराज चौहान से व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को बुलाया था, या जो भी कहानी थी उसने जिसने तराहन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। अतः ये तो मानना पड़ेगा, अपनों को खोने की सलाह जो गैरों से लेते हैं वो अच्छे नहीं होते। अपने युद्धों में ही वही खतो किताबत में भी दफन होते हैं, यानी युद्धों से ही नाम नहीं मिटता, खतो किताबत के द्वारा भी वो उस कालखंड में किताबों में दफन कर दिए जाते हैं और साहित्य में, इतिहास में उनका नया प्रारूप एक दिखाया जाता है। इसलिए बहुत कम साहित्यकारों के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर उन्होंने ये लिखा है तो ये बात अक्षरशः सत्य है। दूसरा सत्य, अपनों की कमजोरी और अपनों की लड़ाई का फायदा हमेशा तीसरे उठाते हैं, कभी बाहर के और कभी अंदर बैठे छुपे हुए गद्दार भी। आज की बात इतनी ही। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए और उत्साहवर्धन भी। अगली वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।